वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के ऊपर एक विशेष वीडियो मैं आप सब लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा ही, क्योंकि संविधान के इतिहास और उसकी विभिन्न उसकी प्रस्तावना से लेकर अभी तक जो संशोधन हुए उनको लेकर के अभी जो उसके प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं 1976 में, उनको लेकर के जो भी याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में रखी गई थी सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा, उसका जो अभी कोर्ट ने क्या बोला वो चीज़ भी सब समाहित करते हुए इसमें विभिन्न जो उसकी शक्तियां हैं और इसका रूप है, उन सब को लेकर के ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो थोड़ा धैर्य रख करके, और मैं भी धैर्य रख के इसको बना रहा हूँ, आप भी धैर्य रख करके इसको सुनेंगे भी, और जहाँ आवश्यक हो मैंने बड़ी मेहनत के साथ में ये वीडियो आज 26 नवंबर 2024 संविधान दिवस पर, जब देश की संसद में भी राष्ट्रपति जी माननीय मुर्मू जी दीदी उनके द्वारा संबोधन हुआ और पक्ष विपक्ष सभी मिल करके, और देश की गूंज, देश की ध्वनि बाहर तक ये पहुँचे, और यहाँ कानून का राज चलेगा और संविधान का राज चलेगा। संविधान के निर्देशानुसार सब काम करेंगे, उसको लेकर के बात हुई। मैं संविधान की प्रस्तावना से हम इस आज के इस कथन का, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक कोष्टक में फिर एक बिंदु लगा करके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कोष्टक बंद बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और फिर कोष्टक वापस शुरू होता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता कोष्टक बंद सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, फिर कोष्टक में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कोष्टक बंद को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उसके नीचे फिर अभी जो संशोधन अभी जो हमें उपलब्ध होता है, संविधान देखने को मिलता है बाजार में, वहाँ नीचे एक बिंदु, जहाँ पर मैंने कहा था एक बिंदु, वहाँ लिखा हुआ संविधान 42वां संशोधन अधिनियमित 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 फिर से कोष्टक बंद प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, अर्थात वो जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है ये तब से लागू किए गए। फिर 2 बिंदु डाल करके संविधान 42वां संशोधन अधिनियमित 1976 की धारा 2 द्वारा फिर कोष्टक में 3/1/1977 से कोष्टक बंद राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। इस प्रकार से ये संविधान की हमारी प्रस्तावना में लिखा गया। और संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी आरंभ में, जब ये 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, उस समय समाजवादी शब्द, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, जिसको आजकल धर्म निरपेक्षता शब्द से ज़्यादा संबोधित करते लोग बाग, ये पंथ निरपेक्षता और समाजवाद शब्द संविधान के मूल रूप में थे ही नहीं। 1949 के बाद में 60 का दशक 10 साल वो निकल गए, फिर उसके बाद में 70 वाला जो दशक था वो निकल गया, अर्थात 20 साल, फिर 1975 तक आ गया, फिर इमरजेंसी लग गई, और इमरजेंसी के दौरान ही ये सारे घटनाक्रम फिर हुए, और तब आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा उनके सरकार के उस कार्यकाल में ये 2 शब्द
उनके द्वारा जोड़े गए हैं, उस सरकार के द्वारा जोड़े गए हैं, जिसको लेकर के अभी स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी और 3 अन्य बंधु माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचे थे कि ये दोनों शब्द हटाए जाएं, क्योंकि ये मूल में नहीं है, और मूल में तो है नहीं है तो नहीं है। साथ में उसमें ये दिया गया उस 42वें संशोधन के द्वारा कि ये मूल में ही माने जाएंगे, अर्थात ये 26 नवंबर 1949 से इन्हें लागू माना जाए, इस तरीके का भी उस संशोधन में शामिल किया गया। तो उसको लेकर के आपत्ति थी, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ये दोनों शब्द कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उनके द्वारा हटाए नहीं जा सकते, किंतु संसद चाहे तो जिस तरह संसद ने इनको जोड़ा, संसद ही इनको वापस हटाने का काम भी कर सकती है, वो प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एक किसी सरकार ने प्रस्तावना में परिवर्तन किया, उसी तरह कोई भी अन्य सरकार देश की संसद के द्वारा उसमें संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, कुछ अन्य जोड़ना चाहे तो भी जोड़ सकती है। बहुत बड़ा संकेत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया। आने वाले समय में इसमें और क्या हो सकता है, क्या कुछ और जोड़ा जा सकता है, मैं जो और शब्द बोल रहा हूं इससे आप समझ जाइए मेरा आशय क्या है। तो इस तरीके से ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बाद में जो संविधान हमारा है, संविधान तो 1946 से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ये काम आरंभ हो गया था, जब भारत का विभाजन ही नहीं हुआ था। हाँ, विभाजन के बीज डाले जा चुके थे, इसलिए आरंभ में इसके 389 सदस्य थे। संविधान सभा जो बनाई गई थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें 389 अर्थात 11 कम 400 सदस्य थे। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग इधर से उधर हो गए, तो फिर उनकी सदस्य संख्या बाद में कम होकर के 229 सदस्य बाद में उसमें रह गए थे, और उसमें विभिन्न समितियां बनी थी अलग। उसमें से एक समिति थी संविधान प्रारूपण समिति, प्रारूप समिति जिसको कहते हैं। प्रारूप समिति जो बनी थी, उस प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों में उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे, और बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ में 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष बाबा साहब थे। तो वो 6 को मिलाकर के उसमें जो प्रारूप समिति थी, प्रारूपण समिति, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साथ ही कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान, इस तरीके से 7 सदस्यों ने मिलकर के ये संविधान के प्रारूप समिति का बना करके इन लोगों ने संविधान की इस प्रक्रिया को पूर्ण किया। इसमें जो ऊपर चित्र बनाया था, मूल प्रति अभी भी भारत के संसद में है। मूल प्रति बहुत मेहनत से बनाया गया था। तो मूल प्रति जो थी उसके ऊपर जो चित्र बनाए थे, एक ही चित्र नहीं, बहुत सारे चित्र बनाए गए थे। उसमें डॉक्टर नंदलाल बोस जो शांति निकेतन में वे आचार्य थे, नंदलाल जी बोस ने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर चित्र बनाए थे कवर पर। और कवर पर जो चित्र बना था उसमें कमल, और कमल के साथ अन्य फूल भी उसमें समाये थे, ऐसा उसके ऊपर चित्र बनाया गया था। और इसके अलावा विभिन्न चित्रों को उस मूल प्रति में देखा जा सकता है। उसमें अयोध्या लौटते समय, वनवास के बाद में जब अयोध्या वापस लौटे, तब सीताराम और लक्ष्मण जी, भगवान राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण, और काल की छाती पर पैर रखकर नृत्य करते हुए महाकाल, नटराज, भोलेनाथ, उनका चित्र है। साथ में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण का चित्र है। उसमें गंगा का अवतरण, ये चित्र है। लंका जाते हुए हनुमान जी का चित्र है। उसमें राजा विक्रमादित्य, राजा भरत, उसमें गौतम बुद्ध जी, महावीर स्वामी जी, सम्राट अशोक, इस तरीके से वैदिक धर्मशालाएं, वैदिक गुरुकुल, नालंदा विश्वविद्यालय जिसको दुष्ट ने बाद में, अब हम जानते बाद में क्या, बहुत पहले वो जो जलाया गया था। अभी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी गए थे और उसका वापस पुनरुद्धार करके और वापस वहाँ पर दुनिया भर के विद्यार्थी आना आरंभ हुए हैं, अभी कुछ समय पहले की बात है।
तो वैदिक धर्मशालाएं, वैदिक गुरुकुल, नालंदा विश्वविद्यालय मूल रूप में उस समय जैसा था विश्वविद्यालय, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े चित्र, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह जी और ऐसे अन्य चित्र, देवी देवताओं के साथ में हमारे महापुरुषों के चित्र भारत के मूल संविधान में नंदलाल जी बोस और उनकी पूरी विद्यार्थियों की टीम ने मिलकर के बनाए थे। उसके लिए कुछ पारिश्रमिक भी उस समय उनको दिया गया था, वो महत्वपूर्ण बात नहीं। तो इस तरीके से ये एक बड़ा कार्य हुआ। इसके लिए 141 बैठकें हुई थी, याद रखने वाली बात है, 141 बैठकें हुई थी संविधान को लिखने, संविधान बनाने हेतु। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इतना समय लगा था संविधान को बनाने में। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक इसमें समय लगा था। और इसकी जो शक्ति है, भारत के संविधान की शक्ति, भारत को इस रूप में देखिए कि ये संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संसार का, मैं सोचता हूं, एकमात्र ऐसा संविधान है जो संसद के द्वारा पारित कानून को भी निरस्त कर सकता है, उसको भी वो समाप्त कर सकता है, उसको भी वो अपनी टीका के द्वारा, अपने अधिकार के द्वारा, वो संसद के द्वारा पारित कानून को भी वो राष्ट्र में लागू करने से मना कर सकता है। ऐसा जो 99 संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर एक कानून आयोग बना करके और जजों की नियुक्तियां ऊपर की जाए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय वगैरह जो भी, तो उसको उच्चतम न्यायालय ने उस संसद के द्वारा पारित उस अधिनियम को, 99 संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी पावर होती है कि जनता के द्वारा चुने हुए, संसद में बैठे हुए लोगों के द्वारा बनाए गए कानून को भी हमारे देश का कानून का जो सर्वोच्च शिखर है वो निरस्त कर सकता है। अर्थात हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मैं यूं कहो तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसके ऊपर फिर कोई नहीं है। तो ये रूप है। अब जब इसकी बात आ रही है तो अभी 2023 में अभी तक तो क्या बहुत सारे कानून तो हमारे हैं वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। इंडियन पेनल कोड, हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट, और बहुत सारे जो चल रहे हैं अभी तक वो उन्हीं के नाम से चल रहे थे। और देखिए, ये पुलिस एक्ट है, भू राजस्व संहिता है, कब से 200 साल 150 साल पुराने सब कागज निकाल के उस समय जो था वो वही कानून चल रहा है। लेकिन अभी मोदी सरकार ने 2023 में इन सब के न केवल नाम बदले, बल्कि इनमें बहुत समय आधार पर इनमें परिवर्तन करते हुए उसको अब भारत के लोगों के अनुरूप, इस देश के नागरिकों के अनुकूल, क्योंकि वो तो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाए थे। अंग्रेजों ने अपनी संरक्षा और अपनी योजना के अनुकूल इस देश को गुलाम बनाए रखने के दृष्टिकोण से बनाए गए कानून थे। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए उन कानूनों, संविधान अलग चीज हो गई, लेकिन ये जो उसके साथ सपोर्टिंग कानून है जो उस समय से चले आ रहे थे, उन सबको बदल करके, जैसे इंडियन पेनल कोड था, ये पहले आते थे इंडियन पेनल कोड का, ये अपन देखते हैं सब में, जब कोड की उसमें शब्दावली में आता है तो इंडियन पेनल कोड का नया नाम भारतीय न्याय संहिता, BNS नाम हो गया उसका 2023। IPC पहले बोलते हैं इंडियन पेनल कोड। इसी तरह ये इंडियन एविडेंस एक्ट होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, अब उसको उसका नामकरण भी बदल करके और उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस तरीके से उसका नाम दिया गया। और एक दंड प्रक्रिया संहिता है, इंडियन प्रोसीजर एक्ट जिसको कहते हैं, तो उसको भी अब प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता, इस तरीके से ये नामों का बदलाव होकर के, और ये अब उसमें भारतीय पना शामिल हुआ है, उसमें राष्ट्रीय पना शामिल हुआ है, उसमें भारत की इच्छा अभिरक्षा और यहाँ के लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उन सबका समावेश हुआ है। तो एक ये परिवर्तन हुआ। और
अभी जो इसमें देखिए, कोई भी चीज़, कानून है, विचार है, विचार भी कभी कभी समय के अनुसार बदलते रहते हैं। विचार कह रहे वो व्यक्ति उस काल में उस विचार की जरूरत थी, उस समय में उस गणवेश की जरूरत थी, तो हमें उसका जैसे कि हम अगर भारत में है तो सामान्य पैंट शर्ट धोती कुर्ता इससे भी काम चलेगा, है ना, ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड नहीं पड़ती। लेकिन आप यूरोप में चले जाएंगे तो वहाँ तो बहुत वूलन चाहिए। अभी मैं चला गया था गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अभी 15-20 दिन पहले लौट करके आया, तो वहाँ इतनी शीत के बिल्कुल दुनिया भर के हमको ओढ़ना पड़े, और वापस खरगोन आए तो फिर अपने सब उतार के रखना पड़े। तो समय काल के हिसाब से आपको कई बार कुछ बदलाव करने पड़ते हैं जो उसकी ज़रूरत होती है। तो जैसे कि इंदिरा जी को ज़रूरत लगी होगी कि उन्होंने समाजवाद और धर्म, पंथ निरपेक्षता ऐसे शब्दों को डाला होगा। अब आज उनकी ज़रूरत है कि नहीं है, या उनकी भी पुनः समीक्षा की आवश्यकता है कि नहीं, ये भी कोर्ट कह रहा है। तो अभी का जो संसद है, अभी का जो समय है, अभी के जो लोग हैं, भारत के लोग, और उसे परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक उस तरीके से अभी तक 106 संविधान संशोधन हुए कुल, जिसमें 42वां संविधान संशोधन तो इंदिरा जी ने किया, जिसके तहत उनके द्वारा पंथ निरपेक्षता और समाजवाद ऐसे शब्दों को उसमें उन्होंने डाला। लेकिन पहला संविधान संशोधन नेहरू जी ने ही, भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा ही 10 मई 1951 को पहला संविधान संशोधन हुआ था। अर्थात संविधान आरंभ हुए लगभग 1-1.5 साल के बाद में पहला संशोधन करना पड़ा, या उन्होंने किया, संसद के द्वारा ही हुआ, लेकिन किया। वो था जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन, जागीरदारी का उन्मूलन। पहले था कि बहुत जमीनें लोगों के पास थी, ये वो, तो उसको जागीरदारी उन्मूलन ये विधेयक लाया गया था, और ये पहला संशोधन उस समय हुआ। इस तरह नेहरू जी ने ही दूसरा संविधान में संशोधन किया था 1956 में, और ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के दृष्टिकोण से किया गया था। तो 2 उधर हुआ। 42 जो महत्वपूर्ण, अब 106 का तो नहीं बोल सकते इस वीडियो में, नहीं तो पूरा 1-2 घंटे का हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि मैं अगले 3-4 मिनट में इसको पूरा कर पाऊँ। तो 42वां संशोधन का मैं आपको उल्लेख कर चुका, इंदिरा जी ने किया, और इमरजेंसी के दौरान ये सब कुछ हुआ, और जिसका विरोध अभी भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है, बार बार होता रहा है, आगे क्या होगा ये समय बताएगा। इसी तरीके से अभी उसमें 279A जोड़ करके जीएसटी की व्यवस्था लागू, अभी मोदी जी ने जो अच्छे संशोधन किए उनका उल्लेख करना मैं ज़्यादा ठीक समझ रहा हूँ। तो 279A जोड़कर जीएसटी की व्यवस्था देश में लागू करें, उसका एक संशोधन किया। 103वां संविधान संशोधन करके सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था हो, सामान्य गरीबों के लिए, एससी के लिए होता है, एसटी के लिए होता है, ओबीसी के लिए होता है। तो सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं वो 70-75 साल से, उनका भी तो जीने का हक है, तो उनके गरीब बच्चों के लिए, जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनके लिए ये व्यवस्था, गरीबों के लिए 103वां संशोधन के द्वारा वो हुआ। और इस बीच में 61वां संविधान संशोधन भी हुआ था, जिसमें ये 1989 में ये राजीव गांधी जी द्वारा हुआ था, और मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये एक अच्छा निर्णय हुआ था, जिसके तहत युवा भी वोट देने के लिए वो पात्र बने थे। तो ये 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। और होते होते अभी यह जो 106वां संविधान संशोधन हुआ, अभी आखिरी का जो संविधान संशोधन है वो 106वां ही है, जिसमें नारी शक्ति वंदन ये है, और भारतवर्ष में संसद में और विधानसभाओं में मातृशक्ति को, महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये संविधान संशोधन किया गया। इस प्रकार से जो बड़े बड़े संशोधन हैं उनका उल्लेख मैंने करना चाहता। बड़ी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी है। मैंने कहा कि संसद के द्वारा पारित किसी कानून को वो निरस्त कर दे, ये शक्ति है, इससे बड़ा सख्त और क्या होगा।
और लचीला यूं है कि जहां आवश्यक होता है वो आप बात को मानता भी है, जहां लगता है कि ये कानून सम्मत है वहां आपकी बात को वो मानता भी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। हाँ, मैंने अभी साल भर में मैं देख रहा हूं कि अभी जो कितने 40-50 हज़ार 40,000 20,000 कितने शिक्षकों की गलत तरीके से नियुक्ति करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को जब हाई कोर्ट ने मना किया और सुप्रीम कोर्ट में वो गई, वहां से भी उन्होंने नहीं माना, तो उन्होंने कहा ना तो मैं हाई कोर्ट की बात मानूंगी ना सुप्रीम कोर्ट की मानूंगी, न्यायपालिका की मानूंगी। ऐसा दीदी बोली। अब कैसे कहाँ कोई किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री ये बोले बताओ कि मैं न्यायपालिका व्यायपालिका नहीं मानती हूँ। तो ऐसा कहने वाली कायदे से ये कहते ही उनकी मुख्यमंत्री का पद उनका समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन वो के गले में घंटी कौन बांधे, पहली बात कौन आगे जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे अभी नाशुक्र हैं जो उनके मन का नहीं होता है तो उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। उसमें एक हैदराबाद के हमारे भाईजान भी है जो उनके मन का नहीं होता है तो वे कोर्ट के निर्णय की भी आलोचना शुरू कर देते हैं। उनके मन का होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से लोग हैं, लेकिन वो लचीला भी है और कठोर भी है। लेकिन हम सबका दायित्व बनता है कि भारत के संविधान के प्रति हम आदर रखें, निष्ठा रखें, सम्मान रखें, और जहां भी उसके अनुपालन में कोई कोताही करता है तो संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमें उसके विरोध में वापस न्यायालय में पहुंच करके और उसका प्रतिकार करवाना चाहिए, उसको सजा दिलवानी चाहिए। मैं सोचता हूं कि आज का ये जो 26 नवंबर 2024 को जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, मैं इस दिवस पर सारे अपने बंधु जो मेरे साथ में मैंने तो सब्सक्राइब किए हुए तो बहुत कम लोग हैं, 500 550 लोग ही हैं, लेकिन मुझे पता है सैकड़ों लोगों तक मेरा वीडियो जाता है। मैं उन सबको आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और संविधान जिस तरह हिंदू ये बोल देता है कि ये संविधान हमारे लिए गीता है, गीता से बढ़कर के है, इसी तरीके से क्या, और मैं सोचता हूं हमारे सिख भाई भी बोलते हैं कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब से भी बड़ा हमारा भारत का संविधान है। यही बात मैं सोचता हूं कि शायद अगर हमारे दूसरे धर्मावलंबी वो भी ऐसा बोल दें तो मुझे लगता है कि देश में कई सारी परेशानियों का तो हल वैसे ही हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि मेरे कथन का आशय आप बराबर समझ रहे होंगे कि देश में भाईचारा रहे, लेकिन भाईचारे किसी एक मतावलंबी को दबा करके नहीं। सनातनी हिंदू लोग सहिष्णु लोग रहे हैं, बहुत प्रेम से अपनी बात करने वाले लोग रहे हैं, लेकिन उनके सहिष्णुता के कारण, उनके अपनत्व और स्नेहिल भाव के कारण कई दफे न्यायालय के द्वारा भी और अन्य प्रतिष्ठानों के द्वारा भी उनके साथ में कहीं न कहीं अन्याय होता रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट के सम्मुख भी सभी समान होने चाहिए और वह होता रहा है, लेकिन कभी कभी उसमें भी संकेत ऐसे मिलते हैं कि मन आहत होता है। तो संविधान हम सब की रक्षा करता है, लेकिन हम सबका भी दायित्व है हम संविधान की रक्षा करें। भारत माता की जय।